हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज यार बात करते हैं मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 11 की, यानी कि आपका मोल कंसेप्ट का आज लास्ट लेक्चर हमारा चलने जा रहा है। आज आपका मोल कंसेप्ट फाइनली खत्म हो जाएगा। तो आज हमें बात करनी है यार, लास्ट टॉपिक जो है आपके कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम। इसको आज समझेंगे डिटेल में, मजेदार तरीके से समझ लेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं, उनको भी साथ साथ में समझ लेंगे। मेजरली 2 टॉपिक आपके आज ए हैं और एक दो छोटे मोटी चीजें हैं, उसको भी लास्ट में अपना फिनिशिंग एंड पे दे देंगे। राइट, तो चलो शुरू करते हैं आपका मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 11, यानी कि आपका लास्ट लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 11। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 11 की। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम की। राइट, देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम। ठीक बात है, इसको आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले पता नहीं क्यों काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में, टॉपिक समझ नहीं आता, काफियों को ये टॉपिक टफ भी लगता है। अब पता नहीं क्यों टफ लगता है। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। बिलीव मी, बहुत इजी है। एक बार लेक्चर देख लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। राइट, चलो सबसे पहली बात करनी है हमें परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम की। अच्छा, इसके बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये तो पता हो, काफी लोगों के लिए तो प्रजाति ही नवी होगी कि भाई साहब ये ओलियम क्या होता है। काफी लोगों को तो ओलियम पता ही नहीं होगा क्या होता है। तो बात करते हैं ओलियम क्या होता है। आपको पता होगा, जैसे मैं बात करूं H2SO4, ये आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये आपको पता है कि हाँ, ये आपको पता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैं SO3 को मिला दूं, SO3 को मिला दूं, तो आपका एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं, एक आपका कंपाउंड बनता है H2S2O7। इसको बोलते हैं ओलियम, या इस मिक्सचर को भी हम ओलियम बोल सकते हैं कि ये भी आपका ओलियम ही है। मतलब जब H2SO4 और SO3 आपका H2SO4 और SO3 आपका 1:1 में प्रेजेंट हो, मतलब मोलर रेशो उनकी 1:1 हो। 1:1 ही होनी चाहिए, ये नहीं कि एक 1 रेशो में, एक 2 रेशो में, 1:2, 2:1, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 आपका 1:1 में प्रेजेंट हो, 1:1 मिक्सचर में प्रेजेंट हो, तब जो है आपका ये मिक्सचर होता है, इसको हम ओलियम बोलते हैं। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं H2S2O7, है ना, H2S2O7। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको भी ओलियम बोलते हैं और इसको भी ओलियम बोल सकते हैं। ए भी सेम बात है, ओलियम ए भी है, ए भी ओलियम है। इसको बस दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ओलियम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर होता है जब उनकी मोलर रेशो 1:1 हो। मोलर रेशो 1:1 होनी चाहिए। राइट, ठीक बात है, पहली बात है क्लियर है। अच्छा, ये होता है आपका ओलियम। अच्छा, अब क्या होता है, आपको एक ओलियम की बोतल दी जाती है। आपके पास एक ओलियम, इस ओलियम को एक बोतल में, एक शीशी में डाल दिया जाता है और उसकी कुछ बताया जाता है। जैसे मैं बनाता हूं, जैसे मान लो हमने ओलियम की एक शीशी बनाई, है ना। आपको ड्राइंग मेरी पता है, ड्राइंग मोनालिसा की पेंटिंग मैंने ही बनाई थी, है ना। ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, तो समझ जाना कि ये बोतल है। राइट, तो ये बोतल है आपके पास, है ना। ये आपके पास बोतल है, इसमें लेट्स से लिखा हुआ है 109% ओलियम। 109% ओलियम ऐसे लिखा होता है। ओलियम की बोतल होती है और उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है, 109%, 1010%, है ना, 101%, ऐसे लिखा होता है कुछ कि इतने परसेंट ओलियम। अब इधर से ही हमें समझना शुरू करना है।
इधर से ही हमें समझना शुरू करना है। सबसे पहले आप समझते जाना क्या होता है, फिर फाइनली हम इस पे आएंगे कि परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम निकालते कैसे हैं। पहले समझ लो चीजें क्या हो रही हैं। 109% ओलियम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप इसको समझो। इसका मतलब क्या है कि 109% ओलियम लिखा है, इसका मतलब ए है जस्ट सिंपली कि आपके पास आपके पास 100 ग्राम ओलियम है, 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम वाटर है। पहली बात इधर से आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि 109% ओलियम का मतलब क्या हुआ। 109% ओलियम मीन्स कि 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम आपका वाटर है। 109 लिखा है तो 100 ग्राम आपका ओलियम और 9 ग्राम जो बच गया वो आपका वाटर है। पहली बात है क्लियर है। कहीं अगर लिखा हो 118 ग्राम ओलियम, 118% ओलियम, तो इसका मतलब क्या कि 100 ग्राम आपका ओलियम है और 18 ग्राम आपका वाटर है। ठीक है, ऐसे आप समझ गए हो कि 109% ओलियम अगर कहीं लिखा हुआ है, मैं बस एक रेफरेंस के तौर पे 109% ले रहा हूं, कुछ भी लिखा हो तो कोई भी मतलब नहीं है। तो 109% ओलियम का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम आपके पास वाटर है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा बस देखते जाना, सुनते जाना, पॉपकॉर्न साथ में ले लो, आज रिलैक्स लेक्चर है। ठीक है, साथ में तारक मेहता भी देखते चलोगे चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इतना आपको पता लग गया कि इसका मतलब क्या होता है। अब ओलियम आपको पता है, अब आपको ओलियम पता है कि ओलियम होता है H2SO4 और SO3 का मिक्सचर। यही होता है आपका ओलियम, अभी हमने देखा था, है ना। ये होता है आपका ओलियम जब ये 1:1 में प्रेजेंट हो, वो हमने बात कर ली है। अच्छा, तो अब देखो, जब हमने ओलियम को वाटर में डाल दिया, ओलियम को 109% ओलियम का मतलब क्या कि 100 ग्राम आपका ओलियम है, 9 ग्राम आपका वाटर है इस शीशी में, इस बोतल में। तो अब ओलियम होता है आपका H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है जब मोलर रेशियो उनकी 1:1 हो। अच्छा, तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अरे सल्फ्यूरिक एसिड तो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो जो आपका हम कहां लिखें, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये तो आपका वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा आपका, मतलब इससे आपको कोई कुछ लेना देना नहीं है, राइट। जो बचा SO3 बचा। SO3 का क्या होगा, देखो SO3 ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। SO3 ही क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। H2SO4 तो नहीं करेगा कुछ, SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपका H2SO4 बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ये बात क्लियर है। ओलियम आपका ये था जिसमें से अब इधर साथ में ओलियम में आपने वाटर को मिला दिया, क्योंकि 109% ओलियम मतलब कि 100 ग्राम ओलियम में आपने 9 ग्राम वाटर मिला दिया है। तो मतलब अब ओलियम आपका ये था, तो ओलियम में आपका एक तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर का, अरे एक आपके पास एसिड है, पानी है, एसिड और पानी को डालोगे सोल्यूशन ही बना रहेगा ना, कुछ करेंगे तो ना हो। ठीक है, उनसे कोई और कुछ तो नहीं होगा, बस ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा। ठीक है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, SO3 है, SO3 आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। बात समझ रहे हो? इतना क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर मैं मानूं, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, आपको ये पता लग गया कि इसमें जो SO3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर, ये वाटर जो है ये SO3 के साथ रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपसे जो हम क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछ रहे हैं, मान लो कि 109% ओलियम में आपको बताना है परसेंटेज फ्री SO3 कितनी थी, कि कितने परसेंट SO3 के मॉलिक्यूल्स फ्री थे उधर, आपको ये बताना है, राइट। आपसे पूछा है, मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं कि परसेंटेज फ्री SO3 आपसे पूछ रहे हैं कि 109% ओलियम में कितना है, आपको ये बताना है। ठीक बात है। अच्छा, लेट्स से मान लो इसका मास x है, SO3 का मास मान लो x है। ठीक है, 100 ग्राम आपके पास ओलियम था जिसमें SO3 का मास मैंने x मान लिया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 100 - x।
अगर SO3 का मास मैं x मान लूं तो इसका मास हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 ग्राम आपका पूरा ही था। ठीक है, तो इसका मास मैंने मान लिया x, इसका मान लिया मैंने 100 माइनस एक्स। अब आपको देखो, अब आपको पता है कि आपके पास कितना था। जैसे अभी हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखें, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ SO3 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि ये 18 होता है 18 ग्राम, ए होता है आपका, ए आपका 98 ग्राम होता है, तो 98 माइनस 8 तो ए 80 हो जाएगा, है ना, ए आपका 80 हो जाएगा। तो मतलब आपको ये पता है कि 80 ग्राम SO3 का 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके आपका 98 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब आपके पास x ग्राम SO3 दी हुई है, मान लो x ग्राम, आपके पास x ग्राम SO3 दी हुई है मान लो, है ना। तो x ग्राम के लिए अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? आपको अगर आपका क्वेश्चन है कि 109% ओलियम है, वो तो हम सिंपली सोल्व कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपको बोला हो कि 109% ओलियम में आपको परसेंटेज फ्री SO3 बतानी है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्यों ज्यादा सिंपल है? देखो, आपसे पूछा है 109% ओलियम में कितने परसेंट SO3 फ्री है, तो आपको पता, आपको इतना पता है, आपको नॉलेज है कि 109% ओलियम का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम आपका वाटर है, 9 ग्राम आपके पास वाटर है। अच्छा, तो 9, आपको ये पता लग गया कि 9 ग्राम वाटर है, ये आपको पता लग गया कि 9 ग्राम वाटर है। और आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो फ्री SO3 होती है, जो SO3 होती है वही वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वही वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो आपके पास, आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 के साथ कंबाइन होता है। 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 के साथ कंबाइन होता है ना। 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 से कंबाइन होता है। 109% ओलियम में आपसे SO3 पूछ रहे कितना फ्री SO3 होगा, तो 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 के साथ होता है, रिएक्ट करता है। मतलब वो जो आपका वाटर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? फ्री, जो आपकी जो ओलियम में फ्री SO3 थी उसी के साथ तो रिएक्ट करता है। तो 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट करता है। आपको 109% ओलियम में पूछ रहे हैं, 109% ओलियम का मतलब है कि आपके पास 100 ग्राम ओलियम है, 9 ग्राम वाटर है। मतलब कि आपके पास वाटर कितना है? 9 ग्राम। मतलब तो आपको सिंपली पता है कि 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो 9 ग्राम वाटर कितने SO3 से रिएक्ट करेगा? 9 ग्राम वाटर आपका 40 ग्राम SO3 से रिएक्ट करेगा। 9 ग्राम वाटर आपका 40 ग्राम SO3 से रिएक्ट करेगा, तो यही आपकी परसेंटेज फ्री SO3 होगी ओलियम में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हल्का हल्का हजम होना शुरू हुआ है। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, एक दो, थोड़ा आराम से बस देखते रहो, 5-10 मिनट और देखो, फिर खत्म। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। हमने क्या स्टोरी देखी कि आपका ओलियम होता है H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ठीक है, 1:1 में मोलर रेशो में। अब मैंने क्वेश्चन लिया कि 109% ओलियम का मतलब होता है कि 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम ओलियम और 9 ग्राम वाटर, ये सिंपली होता है। अच्छा, और आप अब इसको हमने, जब ए आपका ओलियम था 100 ग्राम, इसमें आपने वाटर को ऐड कर दिया, तो आपको पता है कि वाटर, ओलियम का जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट है वो तो वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है, SO3 रिएक्ट करके, SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 109% ओलियम में परसेंटेज फ्री SO3 कितनी है। तो परसेंटेज फ्री SO3 आप इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो ना, क्योंकि वाटर 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट करके, 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट करके आपका 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब आपको 109% ओलियम में पूछा परसेंटेज फ्री SO3 कितनी है, तो आपको पता है कि 9 ग्राम वाटर, इसका डायरेक्ट मतलब है कि 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम वाटर है, तो आपको वाटर पता है 9 ग्राम है। तो आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट करता है, तो 9 ग्राम वाटर कितने SO3 से रिएक्ट करेगा? 40 से रिएक्ट करेगा। सिंपल सी यूनिटरी मेथड। तो आपका परसेंटेज फ्री SO3 क्या आ गया? 40% आ गया। परसेंटेज फ्री SO3 क्या आ गया? 40%। ठीक बात है। आप चाहो तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला ही बता देता हूं। परसेंटेज फ्री SO3 निकालने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है 80/18 वेट ऑफ वाटर। चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, बस
आई चीज उसी से ही है, चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो। परसेंटेज फ्री SO3 आपसे कोई पूछे ओलियम में तो 80/18 वेट मल्टीप्लाई 80/18 मल्टीप्लाई वेट ऑफ वाटर। तो आपको अगर 109% ओलियम में पूछा है कि इसमें परसेंटेज फ्री SO3 कितनी है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे आप इधर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करो तो 80/18 और 109% ओलियम का मतलब क्या कि 9 ग्राम उसमें वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर कितना है 9, तो 9 से करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इधर नीचे 2 आ जाएगा तो 80/2 आपका 40 आ जाएगा। तो इधर से भी आपका फॉर्मूला से भी 40 आएगा। आप चाहो तो नीट वाले बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जेई वालों को समझाना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मे भी उनसे कुछ कंसेप्चुअली और लेवल पे जाए। हालांकि पूछ तो नीट वालों से भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीट वालों के क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, इस करके ज़्यादा डीप नहीं जाते। 180 क्वेश्चन होते हैं ना यार, तो ऑटोमेटिकली लेवल डिक्रीज करना पड़ता है। और वही नीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि लेवल कम रखते हैं और इस करके आपका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, इसलिए आपका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम निकाल सकते हो, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो, आपको पता है अगर आपसे ये पूछे कि H2SO4 कितना है तो वो कैसे बता सकते हो? देखो, आपको पता है कि मतलब 9 ग्राम वाटर था, तो 9 ग्राम वाटर 40 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करके 9 ग्राम वाटर 40 ग्राम SO3 से रिएक्ट करके आपका 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा, है ना। जो अभी आप 109% के लिए अगर बात करें तो 9 ग्राम वाटर 109% मतलब 9 ग्राम वाटर है, तो 9 ग्राम वाटर इतने 40 ग्राम SO3 से रिएक्ट करके आपका 49 ग्राम आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। अब आपको पता है एक्स अभी आपने क्या निकाला? एक्स आपने निकाला 40, एक्स की वैल्यू 40 आई ना। अरे एक्स क्या था कि आपका ओलियम में 100 ग्राम ओलियम में कितना परसेंटेज फ्री SO3 था, जो कि बाद में वाटर से रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड और बना दे रहा है, यही था। तो आपने ये निकाल लिया कि नंबर ऑफ परसेंटेज फ्री SO3 ओलियम में कितना था, वो था आपका 40, तो एक्स की वैल्यू आई 40। तो आपका 100 माइनस एक्स कितना आ गया? 60। मतलब 100 ग्राम ओलियम में इनिशियली आपका 60 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था और आपका 40 ग्राम आपका SO3 था, और वो 40 ग्राम SO3 आपका वाटर से रिएक्ट करके उसने 49 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड और बना लिया। मतलब जब फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब आपकी जो परसेंटेज फ्री SO3 थी ओलियम की, वो 40 ग्राम ओलियम पूरी की पूरी रिएक्ट कर गई, उसने 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। तो आप क्या क्लियरली समझ पा रहे हो? देखो, इनिशियली आपका सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम में इतना था 60 ग्राम, और बाद में जो परसेंटेज फ्री SO3 थी वो वाटर से रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड फिर बना दे रही है। तो इनिशियली आपके पास 60 ग्राम था ही, बाद में जो SO3 थी ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, जो कि इस केस में 109% केस में आपका 49 ग्राम बना। तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना आया? 60 ग्राम पहले ही था, 49 अभी SO3 की वाटर के साथ रिएक्शन करा के आया, तो 60 पहले ही था, 49 अभी बाद में मिला जब SO3 ने वाटर के साथ रिएक्शन की, तब भी आपको एक नवा सल्फ्यूरिक एसिड मिला। इसको आप बोल सकते हो न्यू सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो आपका ओल्ड पहले ही था जो ओलियम वाला था, ए वाला सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास पहले ही था, 60 ग्राम पहले ही रखा हुआ था 100 ग्राम ओलियम में। अब जो 40 ग्राम SO3 था वो 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके 49 ग्राम आपका और सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है। तो 40-60 पहले था, 49 बाद में मिला, मतलब 109 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड फाइनली आपको मिला। 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड फाइनली आपको मिला। तो मतलब इधर से आप एक कंक्लूजन और बोल सकते हो कि 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अब बस हो गया काम खत्म, सब खत्म। क्या किया? 109% ओलियम का मतलब कि 100 ग्राम ओलियम है, 9 ग्राम वाटर है। उसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो कि 109% ओलियम मतलब कि आपको 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड उससे मिलेगा। ठीक बात है? बोलो ठीक बात है। 109% ओलियम मतलब कि 100 ग्राम ओलियम और 9 ग्राम वाटर। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, कि 109% ओलियम का मतलब कि वो आपको 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा, 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा।
ठीक है, तो ये आपका यार पूरा ओलियम का था। एक बार मैं रिवाइज करा दूं 1 मिनट में जल्दी जल्दी। 100 ग्राम आपका ओलियम था, ये आपका ये था ओलियम आपका होता सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज फ्री SO3 थी। अब जब आपने ओलियम को 9 ग्राम वाटर से रिएक्शन कराई तो जो इसका ओलियम का जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट है तो वाटर से रिएक्शन नहीं देगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। SO3 जो परसेंटेज फ्री SO3 थी वो रिएक्ट कर जाएगी। जो फ्री SO3 थी उसने वाटर के साथ रिएक्शन की, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, राइट। तो आपको पता है कि 80 ग्राम 18 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 98 ग्राम बनाता है। 109% ओलियम दिया था, मतलब 9 ग्राम। इससे आपको पता लग रहा है कि 9 ग्राम वाटर है, तो 9 ग्राम वाटर के लिए आपने निकाल लिया कि SO3 कितनी होगी 40, और वही आपकी आ गई परसेंटेज फ्री SO3, मतलब x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, x की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 40 निकाल ली तो आपका परसेंटेज फ्री SO3 आपको मिल गया कि 40 होगा, क्योंकि आपका टोटल मास कितना था, आपका मास ऑफ SO3 कितना आया, 100 आया, मास ऑफ SO3 आपका 40 आया, और टोटल मास आपका कितना था, 100 था। तो इसकी जब परसेंटेज निकालोगे 40 SO3 का मास है, टोटल मास आपका 100 है, तो आपकी 40% ही आ जाएगा। तो परसेंटेज फ्री SO3 आपका 40% आ गया। ठीक है, ऐसे। और बात करें अगर इससे जो हमने मीनिंग निकाला था कि 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कैसे मीनिंग निकाला था कि आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जब आपने x निकाल लिया कि आपने निकाल लिया कि 40 ग्राम आपके पास SO3 था, तो आपको पता लग गया कि 60 ग्राम मतलब फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो ओलियम के जो 100 ग्राम ओलियम था उसमें आपका मतलब आपको ये पता लग गया कि 60 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और 40 ग्राम आपका SO3 है। अच्छा, और बाद में आगे फर्दर क्या हुआ कि ये 40 ग्राम SO3 वाटर के 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके 49 ग्राम फिर आपको और सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा था। मतलब आपके पास 60 ग्राम पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड था, बाद में SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नवा सल्फ्यूरिक एसिड, एक फ्रेश सल्फ्यूरिक एसिड और बना दिया, वो 49 ग्राम बना। तो 60 ग्राम पहले था, 49 ग्राम बाद में बन गया जब SO3 ने रिएक्शन की। तो 60 पहले था, 49 बाद में बन गया, तो 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक बात है, तो यही फाइनल कंक्लूजन है। 109% ओलियम दिया हो तो समझ जाओ ये 100 ग्राम ओलियम प्लस 9 ग्राम वाटर, और उसका एक मतलब और कि 109 ग्राम सल्फ्यूरिक, कि 109% ओलियम का मतलब कि वो आपको 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा, 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा। और वैसे मैंने परसेंटेज फ्री SO3 कोई पूछे तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल ही सकते हो। ठीक है, निकालने की बात तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लें। चलो इरेज कर दिया जाए इसे, क्लियर है। चलो देखो देखो देखो, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया सब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी और मजेदार भी था ना। आई थिंक समझ आ रहा होगा कि हाँ ओलियम में ये चीज हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता है, SO3 रिएक्ट करता है। तो वो आपको अगर 109% दिया हुआ है तो मतलब 9 ग्राम वाटर, तो बस ये देख लो कि 9 ग्राम वाटर कितने आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर आपका 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट करता है, तो 9 ग्राम वाटर कितने से रिएक्ट करेगा, 40 से। तो ही आपका परसेंटेज फ्री SO3 दे देगा, 40 आ गया आपका परसेंटेज फ्री SO3। फॉर्मूले की भी कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, समझ रहे हो ना। अच्छा, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, what is the percentage free SO3 in 104.5% ओलियम, ये आपको बताना है। ठीक है, what is the percentage free SO3 in 104.5% ओलियम। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन है लेट्स से 20%, ऑप्शन बी है लेट्स से 40%, ऑप्शन सी है लेट्स से 60%, ऑप्शन डी है लेट्स से 80%। करो सोल्व एक बार, करो। फॉर्मूले के साथ तो कर ही लोगे, वैसे भी करके देख लो, फॉर्मूले के साथ भी कर लो। चलो ठीक है, फॉर्मूला बताया ही है तो यूज कर ही सकते हो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम का मतलब, परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम अगर फॉर्मूले से हम देखना चाहें सीधा तो 80/18 वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना होगा, 104.5% ओलियम का मतलब क्या कि 100 ग्राम आपका ओलियम है और आपके पास 4.5 ग्राम आपके पास वाटर है, 4.5 ग्राम वाटर, इसका मतलब यही है, ये आपको पता है। तो मतलब वेट ऑफ वाटर कितना आया 4.5, तो 4.5 इधर बस पुट कर दो, दैट्स इट। 4.5 पुट किया, ये 4 से कटा तो 80 डिवाइड बाय 4, तो 80 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो 20% आपका आ गया परसेंटेज फ्री SO3, मतलब ऑप्शन ए इज ओवर करेक्ट आंसर। बताओ क्या था इसमें,
रद्दी सा क्वेश्चन, रद्दी, एकदम रद्दी। ठीक है, इसको अगर हम कंसेप्चुअली समझना चाहें तो कंसेप्चुअली भी हम समझ सकते हैं कि परसेंटेज फ्री SO3 पूछ रहे हैं ओलियम में कितना होगा। तो आपको पता है कि जो ओलियम में आपका, अगर आपके पास 104% ओलियम, अगर 104.5% ओलियम अगर दिया था, इसका मतलब इतना ही है कि आपके पास 100 ग्राम ओलियम है, 100 ग्राम ओलियम और 4.5 ग्राम वाटर है, 4.5 ग्राम आपके पास वाटर है ना। अब ओलियम में आपका क्या है सल्फ्यूरिक एसिड और आपका SO3। ठीक है, लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं x, कि 100 ग्राम में से इसका इतना x ग्राम है, तो ये आपका 100 - x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता जब इसके हम ओलियम आपका 100 ग्राम था, इसको अगर हम 4.5 ग्राम वाटर में डाल देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका वाटर के साथ रिएक्शन देगा नहीं, SO3 रिएक्शन देगा। तो SO3 की रिएक्शन लिख दो। SO3 की रिएक्शन क्या होगी, SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 देगा। आपको पता है कि 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम SO3 18 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करके 98 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड देता है। आपको गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.5 ग्राम वाटर आपको बोला है, तो 4.5 के लिए लिखना है तो मतलब 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4.5 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। और इसको भी आप अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 2, ये आपका आ जाएगा 2, 18 तो 24.5, तो ये आपका आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। H2SO4 इतना आया, तो ये आपने निकाल लिया। तो आपको पता लग गया कि 4.5 ग्राम वाटर के लिए आपको 20 ग्राम, 4.5 ग्राम वाटर आपको दिया था, तो 4.5 ग्राम वाटर आपका 20 ग्राम SO3 से रिएक्ट करता है, 20 ग्राम SO3 से रिएक्ट करता है, तो 20 ग्राम SO3 है। SO3 आपकी आगे 20 ग्राम। अब आपको SO3 पता लग गया 20 ग्राम, SO3 आपको पता लग गया कि मतलब x की वैल्यू आ गई 20, 100 - x की वैल्यू आ गई 80। तो आपका परसेंटेज फ्री SO3 पूछा था, तो मतलब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इस SO3 का मास परसेंटेज निकाले तो मास ऑफ SO3 डिवाइड बाय टोटल मास, है ना, वेट ऑफ इसका, और टोटल मास हमने बोला था कि 100 ग्राम ओलियम है आपके पास, तो 100 ग्राम आपके पास टोटल मास था, जिसमें 20 ग्राम आपका SO3 निकला, तो ये आपका आ गया 20%, ये आ गया आपका 20%। कंसेप्चुअली समझना चाहो ऐसे समझ सकते हो, और एक एज समझना चाहो तो आप ये भी समझ सकते हो कि बस ठीक है, और क्या ही समझोगे इसमें, है ना, और तो कुछ समझने वाला इसमें है ही नहीं। बोलो भाई, और क्या समझ सकते हो, कुछ समझ सकते हो? नहीं, बस इसके अलावा समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, 104.5% ओलियम का मतलब क्या, कि देखो आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना आया, 80 पहले था, ओल्ड मतलब जो ओलियम में 80 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड पहले था, बाद में कितना प्रोड्यूस हुआ, 24.5 प्रोड्यूस हुआ। ये नवा ताजा जो आपका फ्रेश सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी जो ताजा आपने जूस बनाया है सल्फ्यूरिक एसिड का, आपका होगा 24.5। पहले 80 ग्राम था मिक्सचर ओलियम में, अभी SO3 जो रिएक्ट करके उसने फिर 24.5 बना दिया, तो 80 को प्लस करोगे 24.5 से, तो आपका आ जाएगा 104.5 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और वही मतलब था कि 104.5% ओलियम का मतलब क्या, कि वो आपको 104.5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा। सिंपल सा मतलब इतना ही था। तो हमने सब कुछ वैसे देख लिया, वैसे पूछा आपसे यही था, तो आप चाहते तो बस इतना लिख के कर देते, तो मैंने आगे बस आपको थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में जाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझा भी दूं, नहीं तो फॉर्मूला लिख के तो कोई भी कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे। करें, चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, तो बस आज चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, फिर करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू। पहले 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले 4 चैप्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी कि वीक होगी। पहले 4 चैप्टर ढंग से कर लेना। जिस बच्चे ने पहले 4 चैप्टर यानी कि मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर अगर आपने सही तरीके से कर लिए, फिर आपकी केमिस्ट्री वीक हो ही नहीं सकती। ये 4 चैप्टर ध्यान से कर लेना बस, ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज लेबल्ड ऑफ ओलियम व्हेन
लेवल ऑफ वॉल्यूम हैविंग मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 80%। एक क्वेश्चन है, मान लो आपको बताना है, ठीक है, कि जो आपसे व्हाट इज ए परसेंटेज लेवल ऑफ वॉल्यूम आपसे पूछ रहे हैं, हैविंग ए मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 80%, ठीक है। ए ऑप्शन आपको है, मान लो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 109%, बी ऑप्शन दिया है 104.5%, सी ऑप्शन मान लो दिया है आपको 118%, एंड लेट्स से डी ऑप्शन दिया है आपको 122%। चलो सोल्व करो मैं पॉज करके सोल्व कर दो, एक बार ट्राई मार लो। आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज लेबल्ड ऑफ वॉल्यूम, आपको बताना है कि जो आपकी ओलियम की बोतल थी उस पे कितना परसेंट लिखा हुआ है, कितने परसेंट लेबल का वो आपका ओलियम होगा, आपको ये बताना है ना। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट का होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि एक्स परसेंटेज क्या होगी ओलियम की, यही आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। मतलब आपको क्या निकालना है, सिंपली आपको क्या वाटर, एक बार अगर आपने निकाल लिया, अगर आपको ये पता लग गया कि कितना वाटर है, कितना वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको क्या परसेंटेज लेबल्ड ऑक्सीजन आप निकाल लोगे। अरे 109% ओलियम का मतलब क्या, कि उस मतलब कि 100 ग्राम ओलियम है और 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम आपके पास वाटर है। तो अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कितने ग्राम वाटर है, तो उसकी लेबलिंग आप अपने आप कर दोगे ना कि 109% है। अगर कहीं बोला हो कि ओलियम में 9 ग्राम आपका वाटर है, तो मतलब परसेंटेज लेवलिंग क्या होगी 109%। अगर बोला 20 ग्राम वाटर है, मतलब 120% ओलियम लेवलिंग हो जाएगी। तो बस आपको कैलकुलेट क्या करना है कि कितने ग्राम आपके पास वाटर है, ठीक बात है, यही कैलकुलेट करना है। अच्छा 80 ग्राम आपको SO3 दी थी, 80 ग्राम आपको SO3 आपको दी थी, तो आपको SO3 की रिएक्शन पता है कि SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एक चिंदू मिंदू आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जिसमें 80 ग्राम आपका ये था, 18 ग्राम ये था, इससे आपको 98 ग्राम ए मिल जाता था। 80 ग्राम SO3 बोला है कि आपके पास है, मतलब 80% है। तो आप अगर 100% मानो कि आपका पूरा ओलियम 100%, अगर 100 ग्राम था तो उसमें 80 ग्राम आपका SO3 है, और बाकी फिर 20 ग्राम क्या होगा आपका, 20 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, क्योंकि ओलियम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर। तो अगर SO3 80 ग्राम है, 80% है, मतलब 100 ग्राम का अगर मैंने ओलियम माना तो उसमें 80 है तो 20 ए हो जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल 80 ए दिया हुआ है ना, आपको बोला कि 80% है, तो 80% SO3 कितने वाटर के साथ रिएक्ट करता है, 18 से। तो आपको पता है कि 80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया है, और तो 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करता है। तो आपको 80% फ्री SO3 इज 80% दिया था, तो 80% फ्री SO3 के लिए वाटर का अमाउंट कितना होगा, 18 ग्राम। तो आपका वाटर का अमाउंट निकल गया 18 ग्राम। तो परसेंटेज लेवलिंग क्या होगी भाई, परसेंटेज लेवलिंग क्या 118% ही होगी, क्योंकि परसेंटेज लेवलिंग क्या होती है, अगर 109% लिखा हो तो मतलब क्या कि 100 ग्राम ओलियम और 9 ग्राम वाटर। तो अगर इधर अब इस केस में आपने निकाल लिया कि 18 ग्राम वाटर है आपके पास, तो इसकी परसेंटेज लेवलिंग क्या होगी 1180 होगी ना, 1180 होगी। तो आपका ये ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका यार परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम का पूरा छिट्टा पानी खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 उसको भी देख लेते हैं। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को पहली बात तो इतना याद रखना कि X से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन जनरल, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, X वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं ना, X वॉल्यूम, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता क्या, इसको देख लेते हैं, है ना। इसमें भी फिर से आपकी वही बोतल आती है, एक ये आपके पास मान लो एक बोतल है ना। बोतल मैं कैसी बना रहा हूँ यार, चलो ये बोतल है मेरे पास, है ना।
तो बोतल है, अब इसमें आपका लेफ्ट से लिखा हुआ है एक्स वॉल्यूम H2O2, ऐसे बोतल के ऊपर लिखा होता है। एक ब्लैक कलर की बोतल होती है, मैक्सिमम केस में H2O2 की जो बोतल होती है ना वो ब्लैक कलर की होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है बोर्ड में, कभी कभी मे भी आपसे नीट या जेई में भी पूछ लें कि जो H2O2 को हम हमेशा स्टोर करके रखते हैं वैक्स लाइन ग्लास ट्यूब, वैक्स लाइन ग्लास में, वैक्स लाइन ग्लास बोतल में कह सकते हो या प्लास्टिक बोतल में। ऐसा क्यों, वाई, कि H2O2 को हम वैक्स लाइन ग्लास बोतल या प्लास्टिक बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो H2O2 होता है ना, H2O2 जो होता है इसको एक काले कलर की शीशी में रखते हैं। एक बिल्कुल ब्लैक कलर की शीशी होती है, उसके अंदर डाला होता है, उसके अंदर डाला होता है। मैं थंबनेल में लगा दूंगा, थंबनेल में देखना कि वो आपको दिखेगा, राइट, कि एक ब्लैक कलर की शीशी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने XV आपका H2O2 लिखा होता है, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा उधर, ऐसे ब्लैक कलर की एक शीशी होती है, उस पर लिखा होता है। तो उसकी बात करते हैं, तो इस पे क्यों इसको H2O2 को इस पे क्यों डाला जाता है? क्योंकि H2O2 क्या होता है, H2O2 सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसको सनलाइट, क्योंकि आपका जो H2O2 है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और आपको वाटर और ऑक्सीजन दे देता है, टूट जाता है। तो इसको सनलाइट से बचाने के लिए इसको एक ब्लैक कलर की शीशे में डाला जाता है, मतलब वैक्स लाइन ग्लास या प्लास्टिक बोतल में डाला जाता है इसे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे वाई, तो आप बोल सकते हो टू सेव इट फ्रॉम डिकम्पोजिशन, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H2O2 डिकम्पोज एंड गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक बात है, अच्छा ठीक है। तो छोटी सी एक बेसिक सी बात हो गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की, मेन बात पे आते हैं। ये तो चलो रहने दो, चलो इधर ही बात कर लेते हैं, जगह तो है हमारे पास। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपको हम उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वॉल्यूम से। एक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है, पहली बात इसको समझ लो। एक्स वॉल्यूम मीन्स वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 on decomposition give x volume of oxygen gas at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी बोतल पे, अगर H2O2 की किसी की बोतल पे अगर लिखा हो एक्स वॉल्यूम लिखो, जैसे 10 वॉल्यूम लिखाओ, कि ये 10 वॉल्यूम वाली बोतल है, मान लो एक्स की जगह मैं 10 लिख देता हूं। ऐसे 20 लिखा हो, 10 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, राइट। तो एक्स वॉल्यूम मीन्स का उसका मतलब क्या? तो अगर कहीं एक्स वॉल्यूम लिखा है उसका मतलब क्या कि एक वॉल्यूम अगर मैं H2O2 का लूं तो वो जब डिकम्पोजिशन करता है तो आपको एक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है एट एनटीपी, राइट। मतलब 1 atm प्रेशर आपका 1 atm और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन, है ना, वही होता है आपका एनटीपी। ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं भी एक्स वॉल्यूम लिखा हो H2O2 का तो उसका मतलब आपके माइंड में सिंपली ये आना चाहिए कि एक्स वॉल्यूम का मतलब कि एक वॉल्यूम H2O2 का आपका क्या दे रहा है, एक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है, एक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है। मतलब कि 1 लीटर ऑफ H2O2, 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव एक्स लीटर ऑफ ऑक्सीजन, एक्स वॉल्यूम का मतलब इतना ही होता है। कहीं अगर एक्स वॉल्यूम लिखा हो तो उससे आप बस इतना मतलब कंक्लूड करोगे कि 1 लीटर H2O2 का हमको एक्स लीटर ऑक्सीजन देगा, जैसे अगर लिखा होता 10 वॉल्यूम H2O2 तो इसका मतलब क्या कि 1 लीटर H2O2 का आपको 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आफ्टर ए डिकम्पोजिशन। 1 लीटर H2O2 का 10 लीटर आपको ऑक्सीजन देता है आफ्टर ए डिकम्पोजिशन।
इसका जस्ट मतलब इतना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या, कि कहीं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को पहली बार XV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मीनिंग क्या है, X वॉल्यूम का मतलब क्या, कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव X वॉल्यूम ऑफ वाटर एट NTP आफ्टर ए डिकम्पोजिशन। इसका जस्ट सिंपल सा मतलब इतना है। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ H2O2 आपको X लीटर ऑफ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ए आपका H2O2 की पूरी कहानी थी, ये आपकी H2O2 की पूरी कहानी थी। अब अगर इधर से आप समझना चाहो, इधर से आपको मोलैरिटी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए मोलैरिटी ऑफ ए H2O2। क्वेश्चन इस पे क्या आता है, व्हाट इज ए मोलैरिटी ऑफ ए H2O2, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी होती है। ठीक है, अब मोलैरिटी के इधर से कैसे निकालेंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब समझ आ गया आपको? एक्स बस ये समझ आ गया, फिर काम खत्म। एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब कि एक वॉल्यूम ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन आपको देता है एक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है H2O2 की, तो मोलैरिटी क्या होता है, इसको मैं इरेज कर दूं, बोतल को तो अब इरेज कर सकते हैं, इसका काम खत्म है। मोलैरिटी क्या होता है आपको पता है, मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O2। अगर हम मोलैरिटी H2O2 की निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है आपका मोलैरिटी। ये तो आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मतलब हमें मोल्स ऑफ H2O2 निकालने हैं, मोल्स ऑफ H2O2 निकालने हैं, निकाल लेते हैं। देखो आपको एक्स वॉल्यूम मीन्स दिया, मतलब एक्स वॉल्यूम दिया हुआ है कि मान लो आपका एक्स वॉल्यूम था, एक्स वॉल्यूम लेबल किया हुआ था कि एक्स वॉल्यूम आपका H2O2 है। तो एक्स वॉल्यूम H2O2 आपको का मतलब क्या, कि आपको एक वॉल्यूम H2O2 का एक्स वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन दे रहा है। मतलब आपके पास ऑक्सीजन कितना है आफ्टर ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी ना, इसी से काम हो जाएगा, रिएक्शन से काम होगा। जैसे मैं रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, तो H2O2 है, इससे आपको वाटर और हाफ ऑक्सीजन मिला, तो आपके पास क्या है, आपको ये पता लगा, आपको मोलैरिटी ऑफ H2O2 निकालनी है। आपको बताया है कि आपको क्वेश्चन मान लो ये दिया हुआ है कि x वॉल्यूम H2O2 आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज गिवन एज x वॉल्यूम, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2O2, क्वेश्चन ये है मान लो। तो x वॉल्यूम आपको बताया हुआ है, तो x वॉल्यूम का मतलब क्या, x वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, अगर x वॉल्यूम बोलिए तो मतलब सिंपली वो बोल रहे हैं कि x वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन है, सिंपल सा मतलब यही है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की x वॉल्यूम है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको x वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलती है जब H2O2 डिकम्पोज होता है। तो आपको x वॉल्यूम आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, x वॉल्यूम। तो क्या आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो ऑक्सीजन के? अरे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम? नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो x डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, ठीक बात है, क्लियर है? अच्छा, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव 1 मोल ऑफ वाटर एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 1 मोल ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव हाफ मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता है। तो अब एनटीपी पे बात हो रही है, तो मतलब आपका वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। अवोगाड्रो लो, है ना, अवोगाड्रो लो। तो अगर मैं लिखना चाहूँ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम के टर्म में भी, जहाँ जहाँ मोल है उधर वॉल्यूम लिख सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम आपका ये देता है। हालांकि ये आपका वाटर लिक्विड में लिक्विफाई हो जाता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो अभी हमें बात उस पर ही करनी है, तो छोड़ो, अभी हम बात इस पर ही करते हैं। हमें मतलब इससे तो मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल, हमें बात इन दोनों से ही है। तो 1 वॉल्यूम इसका आपको हाफ वॉल्यूम ऑक्सीजन का देता है, हाफ वॉल्यूम ऑक्सीजन का देता है ना। ये आपने लिख दिया क्योंकि अवोगाड्रो लॉ लग जाएगा, क्योंकि एनटीपी पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ठीक है, अवोगाड्रो लॉ। तो आप ये बोल सकते हो। अब आपको एक्स वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, H2O2 की स्ट्रेंथ कितनी है, एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है, मतलब आपके पास वॉल्यूम कितना है इसका, एक्स वॉल्यूम दिया हुआ है ना, एक्स वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन के, एक्स डिवाइड बाय 22.4।
गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के आ जाएंगे। आपको पता है कि हाफ मोल ऑक्सीजन आपको 1 मोल H2O2 से मिलती थी, तो इतने मोल ऑक्सीजन आपको कितने मोल से मिलेगी? 2 टाइम इसके। अरे यार 1 मोल H2O2 से हाफ मोल ऑक्सीजन आपको मिलता है, तो आपके पास अभी फिलहाल इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन है। आपको अगर x वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 दिया है, मतलब आपके पास इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास है। सिंपल सी बात है कि इतना x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब कि आपके पास x वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, तो वॉल्यूम आपको पता है, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 करोगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो इतने मोल्स ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है, तो H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल के लिए हाफ मोल बन रहा था, तो इतने मोल के लिए इसका 2 टाइम ही होगा। 1 मोल से आपको हाफ मोल मिल रहा है ना, तो इतने मोल मिलने के लिए आपका इसका 2 टाइम ही होगा। 2 टाइम 22.4, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपके H2O2 के कितने आ गए? x डिवाइड बाय 11.2। इतना समझ आ गया? ठीक है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग गया ऑक्सीजन के, x डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि x वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दी हुई थी, x वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको पता लग गया, क्योंकि x वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का x वॉल्यूम ऑक्सीजन के देता है। तो आपको x वॉल्यूम H2O2 बोला था कि इसकी स्ट्रेंथ x वॉल्यूम है, तो उसको आपको वॉल्यूम पता, उससे आपको पता लग गया कि वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना है? x है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम आपको पता था, डिवाइड बाय 22.4 किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। अब आपको पता है हाफ मोल ऑक्सीजन आपको 1 मोल H2O2 से मिलता है, तो इतने मोल ऑक्सीजन आपको कितने मोल से मिला होगा? 2 टाइम्स इसके, 2 टाइम्स इसको कर दिया, तो x डिवाइड बाय 11.2 आ गया। अब आपका मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यही होता है। तो बस ये आपके मोल्स ऑफ आपने H2O2 निकाल लिए कि मोल्स ऑफ H2O2 कितने आए? x डिवाइड बाय 11.22, तो मोल्स ऑफ आपके पास कितने आए? x डिवाइड बाय 11.22, ठीक है। और आपने वॉल्यूम इसका कितना माना था? वॉल्यूम इसका 1 लीटर मान लिया था कि 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव x लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, मतलब 1 लीटर अगर 1000 ml भी लिखूं तो 1000 कट जाएगा, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, तो मोलैरिटी आपकी क्या आ जाएगी? x डिवाइड बाय 11.2, x डिवाइड बाय 11.2 ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इधर से आपका एक फॉर्मूला आया कि मोलैरिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि मोलैरिटी आपकी बराबर होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। ठीक है, इसी से आपकी फिर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया हो सब कुछ की कुछ इंपोर्ट मतलब कुछ बड़ी बात भी नहीं थी इसमें। SO3 वाले में परसेंटेज फ्री SO3 में तो कुछ समझने वाला भी था, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। एक्स वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब कि एक वॉल्यूम H2O2 का आपको x वॉल्यूम ऑक्सीजन दे रहा है, तो x वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन था तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O2 के आपके आगे इतने, वॉल्यूम आपको 1 लीटर था तो 1000 ml, 1000 से कट गया तो x बाय 11.22 आ गया मोलैरिटी। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। तो वो फाइनल लिखते हैं, फाइनल में फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। ठीक है, सारा काम हमने कर लिया, थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में। आगे बात करते हैं, इसके फाइनल फॉर्मूले लिखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूं इसके। पहली बात तो मोलैरिटी आपने निकाल ही दिया है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका आ ही गया है, तो नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आप निकाल ही लोगे। ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का आपको रिलेशन पता है तो आप नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला निकाल ही लोगे। तो सबसे पहली बात, मोलैरिटी ऑफ H2O2 क्या होगी? फॉर्मूला लिखा रहा हूं अब। मोलैरिटी ऑफ H2O2 वो बराबर होगा x डिवाइड बाय 11.2, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। तो फिर आपकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन पता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नॉर्मेलिटी n फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है, तो नॉर्मेलिटी आपका आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा आपका, ये अब आप खुद सोच सकते हो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, अच्छा पहले x के फॉर्म में लिख देते हैं, पहले हमने x के फॉर्म में लिखा है, तो x डिवाइड बाय 5.6। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा 5.6 कैसे आया। सोचना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में आपको रिलेशन पता है, बच्चों वाला काम है, 2 आपका n फैक्टर आएगा। लो पहले ही मैंने बता दिया यार।
चलो चलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मतलब x क्या मतलब यही होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 5.6। ये आपकी ऐसे आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं आपकी, है ना, ये दो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन चलो इधर लिख देता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is expressed as 20V. Find molarity, normality। अच्छा चलो एक चीज और फाइंड कर लो यार, फाइंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड एक चीज आपको और सिखा देता हूं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इधर ही समझा देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। एक चीज आपको बतानी है, करो एक बार सोल्व करो, मैं तब तक जल्दी जल्दी इंक भर लूं। अब तो आपको फॉर्मूले भी ऊपर ही लिखे हुए हैं, बस सिंपल पुट करना है भाई। करो, मुझे ना देखो, इंक भरते ना देखो, 2-3 बार देख चुके हो। करो, कर लिया, क्या आया? हो जाना चाहिए इतनी देर में, जितनी देर में मैं इंक भर रहा हूं उतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। हुआ? बोलो यार। चलो देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की आपको दी थी 20V। आपसे मोलैरिटी पूछ रहे हैं, नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन अगर इसका मैं करूं, मोलैरिटी बराबर होगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दी हुई है 20V, मतलब XV की वैल्यू आपको दी है 20V। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है आपका, X की वैल्यू क्या है? 20 है। 11.2 से डिवाइड करना है, ए आपकी मोलैरिटी दे देगा, नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? 20 डिवाइड बाय 5.6, ये आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, है ना। नॉर्मेलिटी आपकी ये हो जाएगी। तो चाहो तो सॉल्व कर सकते हो यार, तो करूँ मैं? सब कुछ मेरे से ही करवाओगे क्या? 10 तो 25, 28, 5, 14, तो 14, 5, 0 तो 20 और 20.56 था ना। चलो 50 बाय वो कर देंगे, तो 10 गलत कर दिया हमने यार। तो 20 डिवाइड बाय, ऐसे ही देख लेता हूँ मैं यार, 5, 15, उसके बाद 6, 18, तो मतलब 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 से ऊपर और 5, हाँ 3.57, 3.5, हाँ 3.57 आ रहा है, 3.57 देख लेते हैं एक बार। 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो हाँ वही आएगा, ठीक है। 3.57 आ रहा है लगभग, चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो यही आ रहा है 3.57 आपका नॉर्मेलिटी आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका ही आधा होगा। तो अगर 3.56 मान लूँ, 3.56 का आधा कितना होगा? 3.56 का आधा होगा 178, तो 1.78 आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। अरे नॉर्मेलिटी का आधा ही तो मोलैरिटी होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नॉर्मेलिटी का आधा ही मोलैरिटी होगा इस केस में, तो आपकी मोलैरिटी ये आ गई, ठीक है। तो 3.56 मान लिया मैंने, 3.57 वैसे मेरा अकॉर्डिंग आया था, तो उसको मैंने 56 मान लिया क्योंकि 2 से अच्छा कट रहा था, तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आपकी ये आ गई, तो आपने तो निकाल लिया, ठीक है। H2O2 में इतनी काम था आपका। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर पूछ रहे हैं। आपको पता है नॉर्मेलिटी आपका बराबर होता था, इधर से मैं आकर आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूं कि एक नवी चीज बता रहा हूं। नॉर्मेलिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये आपको पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, है ना, इनटू 1000, ये होता था आपका नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट आपका ये होता था, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये रहा,
ऐसे ही हमने सिंप्लीफाई किया था नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपकी है नॉर्मेलिटी, ये आपकी है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी नवा नहीं किया। इसमें आपको वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछना है कि वो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर आप क्लियरली देखो, जो वेट आपका ग्राम दे देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर दे देगा। तो ए जो टर्म है ना, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ए ही होती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट मास, है ना। नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट मास के साथ, इक्विवेलेंट वेट के साथ, इक्विवेलेंट वेट के साथ, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट वेट के साथ, तो आपको दे देता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसे कहाँ लिखें, तो कहाँ लिख दूं यार, इधर लिख देता हूं। तो ए आपका देता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट का प्रोडक्ट होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये होता है बस वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो टर्म है ना, तो बराबर आएगी नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास के। मैं वॉल्यूम मान लिया कि वॉल्यूम मान लो लीटर में दिया हुआ था, वॉल्यूम मान लो लीटर में दिया हुआ था ना, तो 1000 लेने की जरूरत ही नहीं। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास आपका वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, और वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ इन ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट आपका बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे थे, आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे थे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो बस इसका नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट कर देना है आपको, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो कर लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नॉर्मेलिटी आपकी कितनी है, नॉर्मेलिटी जस्ट अभी आपने निकाली 3.57, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास H2O2 का कितना है, मोलर मास H2O2 का है 34, है ना, 32 प्लस 2 तो 34 आ गया। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर आपका 2 है, एन फैक्टर आपका 2 है। तो आपका एन दिया हुआ 3.56, 3.56 एट द सेम टाइम आपका है 17, ठीक है। तो इधर से आपकी जिसको कैलकुलेट कर लेना, इधर से आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा, इधर से आपकी ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी किसकी, आपकी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन सिंपली होता है जब आप नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें जो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक टर्म है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब आप नॉर्मेलिटी से निकालते हो वो होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लिख सकते हैं n इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ n इंटू इक्विवेलेंट मास, n इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको दे देता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछते भी नहीं है, मैंने तब भी बता दिया, एक छोटी सी टर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका। तो आपका परसेंटेज फ्री SO3 भी हमने देख लिया है, परसेंटेज फ्री SO3 भी हमने देख लिया है, और एट द सेम टाइम हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी देख लिया है, और हमने परसेंटेज फ्री SO3 भी कंप्लीट कर लिया। दो मेजर टॉपिक जो आज हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं। परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम देख चुके हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी देख चुके हैं। आप चाहो तो एक चीज और याद रख सकते हो, आप चाहो तो एक चीज और फॉर्मूला याद रख सकते हो H2O2 में ही, डेंसिटी ऑफ H2O2, डेंसिटी ऑफ x वॉल्यूम H2O2, इसकी जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। आप ये सोच सकते हो फॉर्मूला कैसे आया, आप सोच लेना कि डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने मोलैरिटी इंटू मोलर मास कैसे लिखा है, ये आप सोच सकते हो। आपका लेवल इतना हो गया है, आप पे छोड़ता हूं, ये आपको सोचना है कि डेंसिटी ऑफ x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू मोलर मास कैसे आया, ये आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। बहुत ईजी है, सोच सकते हो आप, ठीक है। 9th क्लास का बच्चा भी सोच लेगा, तो आप तो सोच ही लोगे, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बाकी फॉर्मूला तो याद ही रखना कि डेंसिटी ऑफ x भी आपका होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बता ही दिया है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, और पहली चीज मैं आपको ये बताता हूं, बात करते हैं सबसे पहली चीज पीएच की। पीएच आपको बताता हूं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ
सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन में क्या बताना है मुझे आपको? कुछ नहीं बताना है। पीएच क्या होता है? ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच होता है माइनस, पीएच को हम कैसे लिखते हैं? माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, यही लिखते हैं। बस इधर समझाना आपको यही है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन है ना, ये इन टर्म ऑफ मोलैलिटी है, क्योंकि कंसंट्रेशन की तो बहुत टर्म है, मोलैलिटी भी है, मोलैलिटी भी है, नॉर्मेलिटी भी है, फॉर्मेलिटी भी है, बहुत सी कंसंट्रेशन की टर्म हमने पढ़ चुके हैं। तो इधर मोलैलिटी वाली कंसंट्रेशन लिखनी है, नॉर्मेलिटी लिखना, मोलैलिटी लिखना, क्या लिखें? तो ए जो है ये मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन बोल रहे हैं। इधर जो कंसंट्रेशन की टर्म यूज हो रही है मोलैरिटी की यूज हो रही है, राइट। तो आप लिखते हो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। यही समझाना था इधर आपको कि ये जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। आप चाहो तो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हो, माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। आपके पास जैसे कोई एसिड दिया हो, आपके पहली बात तो दो फॉर्मूले आप माइंड में रखना कि पीएच आपका होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, या आप ये दोनों याद रखना, ये सेम बात है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अगर एच पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो आप मोलैरिटी लिखोगे कि मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और अगर एसिड के फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये भी आपका पीएच होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो, ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन क्या है? लेट्स से व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिड हैविंग, पीएच ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे ना, पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर H2SO4। आपको इसकी पीएच बतानी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पीएच आपको पता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मतलब मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी दी हुई है कितनी? H2SO4 की मोलैरिटी दी है 0.1। तो H2SO4 की मोलैरिटी है 0.1, आपको लेकिन मोलैरिटी H पॉजिटिव आयन की लिखनी है, H पॉजिटिव आयन की लिखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं लिखनी है। तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होगी? आपको सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी दी है 0.1। आपको पता है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड आपको 2 H पॉजिटिव देता है, मतलब एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपको 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव देता है। तो अगर 0.1 मोलर का सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.2 ही होगी, 0.2 ही होगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल आपको H पॉजिटिव देता है। तो अगर 0.1 मोलर आपके पास सोल्यूशन है तो मतलब 0.2 मोलर आपकी कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की। तो बस सिंपली लिख दो माइनस लॉग 0.2, ये आपका होगा, है ना, ये आपने लिख दिया। तो ऐसे आपका इससे इधर से आंसर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग 2 डिवाइड बाय 10। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, कैसे करोगे? माइनस लॉग माइनस पहले मैं बाहर कॉमन रख दिया, माइनस लॉग ऑफ 2, लॉग ए डिवाइड बाय बी क्या होता है? आपको पता है लॉग ए डिवाइड बाय बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस बी, है ना। तो ए लिखेंगे, माइनस साइन मैंने कॉमन रखा, तो लॉग ए बाय बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो ऐसे आप लिखोगे। माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30, ठीक है। और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 0.3 माइनस 1, तो माइनस 0.7, बाहर भी माइनस है, तो आपका 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ये आ गया आपका पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कितना आ गया? 0.7 आ गया, ठीक है। तो ये आपने पीएच निकाला माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। आप चाहते तो दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते थे। पहले आपने ए फॉर्मूला लगाया कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी ऑफ एसिड। आप चाहते तो ये भी लगा सकते थे कि पीएच बराबर माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। आप चाहते तो ये भी लगा सकते थे।
पहले आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो आपको मोलैरिटी ऑफ एसिड दी थी तो आपने एच पॉजिटिव आयन की मोलैरिटी निकाली और 0.2 आई। आप चाहो तो सीधा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड निकाल लो, एच पॉजिटिव आयन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, सीधा नॉर्मेलिटी निकाल लो एसिड की। आपको एसिड की मोलैरिटी पता है, एसिड की आपको मोलैरिटी पता है 0.1, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू m, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होगा? 2। मैक्सिमम n फैक्टर जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैक्सिमम लेंगे तो 2 आपका n फैक्टर होगा, मोलैरिटी आपकी 0.1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.2 आ गई। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितनी आ गई? 0.1 मोलैरिटी थी एसिड की, नॉर्मेलिटी आ गई 0.2, तो आप इससे भी निकालोगे तो माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सीधा पुट कर दो तो 0.2, तब भी आपका देख लो ये सेम चीज आ रही है, माइनस लॉग 0.2 माइनस लॉग 0.2। तो जाइए उस फॉर्मूले से निकाल लो, मतलब अगर जाइए आप मोलैरिटी लिख दो, मतलब मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग निकाल लो जाइए, या नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के अकॉर्डिंग निकाल लो, दोनों से आएगा सेम चीज ही, बस जो आपको अच्छा लग रहा है उस अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। तो ऐसे हम पीएच निकालते हैं, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, फिर खत्म करते हैं, फिर हम खत्म करते हैं, आज का काम इधर ही खत्म करेंगे। एक चीज और देख लो, डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी आपके फॉर्मूले उसके कहीं ना कहीं छोटू मोटू से यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के बीच बीच में, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, बीच में कहीं यूज हो जाते हैं, मतलब उसके बिना लेकिन क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो अच्छा, पहली बात तो एक छोटे से अगर मैं 2 फॉर्मूले आपको बताऊं तो ये पहला फॉर्मूला तो आपको पता है, ये मैंने कराया हुआ है आपको कि मोलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के, याद हो आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला में मैंने कराया हुआ है। एक फॉर्मूला आप याद रखना कि मोलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। दूसरा फॉर्मूला एक मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक मास बराबर होता है 6.4 के। स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक मास बराबर होता है 6.4 के। ये आपका है वैसे ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ, इसको बोलते हैं ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगता है ना, मेटल्स के लिए है, ये सिर्फ मेटल्स के लिए, सबके लिए नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ मेटल के लिए भी है, और उसमें से भी एक्सेप्ट मेटल्स, एक्सेप्ट बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके अलावा, ठीक है। तो इनमें फॉर्मूला नहीं लगता, इस हार्ड मेटल्स में ही, हार्ड एलिमेंट्स में ये फॉर्मूला लगता है सिर्फ, तो मतलब मेटल्स में लगता है मेजरली, तो ये फॉर्मूला सिर्फ मेटल्स में लगता है, एक बात ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ है, ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था आपको कि स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई अगर एटॉमिक मास से करें तो 6.4 आता है। मतलब एक मेथड है जिससे हम किसी एलिमेंट का या मेटल का एटॉमिक मास निकाला करते थे, उसका एटॉमिक मास निकाला करते थे, ठीक है। इन्होंने लॉ दिया था, एक एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया था कि स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास बराबर होता है 6.4 के। तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखना, कभी कभी इनका यूज हो जाता है, मतलब आपको सीधा डायरेक्ट एटॉमिक मास एलिमेंट का दिए बिना आपको स्पेसिफिक हीट दे दी जाती है। आपको क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास की जरूरत होती है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मान लो निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, लेकिन आपको एटॉमिक मास बताया ही नहीं होता कि कितना है, तो आपको उसकी जगह पे स्पेसिफिक हीट दी जाती है। स्पेसिफिक हीट को फिर आप स्पेसिफिक हीट अगर आपको दी हुई है तो आप एटॉमिक मास निकाल ही लोगे, क्योंकि अब आपको लॉ पता है कि स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक मास बराबर होता है 6.4 के। तो स्पेसिफिक हीट दी होगी तो उधर से आप एटॉमिक मास निकाल लेना, एटॉमिक मास निकल गया फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहीं कहीं छोटी मोटी हरकत में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। चलें, अच्छा लास्ट चीज देखते हैं, डेंसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। देखो डेंसिटी आपको पता है क्या होता है। डेंसिटी की अगर मैं पहले सिंपल सी बात से शुरुआत करूं तो डेंसिटी होता है आपका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी होता है आपका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है आपकी, ऊपर मास है तो मतलब केजी, नीचे वॉल्यूम है मतलब लीटर, या आप चाहो तो केजी, ऐसा यूनिट में बोलो तो केजी पर मीटर क्यूब। ए इसकी ऐसा यूनिट होगी, ठीक है, ए इसकी यूनिट हो जाएगी डेंसिटी की। ये आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज होती है रिलेटिव डेंसिटी, एक चीज होती है रिलेटिव डेंसिटी।
ये क्या होती है? रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव में निकालना, किसी के साथ तुलना करना, है ना, किसी के रिलेवेंस में निकालना, किसी के रेफरेंस में निकालना, राइट। तो जैसे रिलेटिव मार्किंग होती है, जैसे परसेंटाइल भी आपकी रिलेटिव टर्म है, जो आपकी परसेंटाइल आती है जेई नीट वगैरह में, वो भी एक रिलेटिव टर्म है कि आपने दूसरों के कंपैरेटिवली कितना परफॉर्म किया। जैसे आपकी परसेंटाइल 99% आई, 99% आई, मतलब कि अगर 100 बच्चे आपके पेपर देने बैठे थे तो उनमें से आप 99% बच्चों से आगे हो, उसका मतलब इतना ही होता है परसेंटाइल का, ठीक है। तो परसेंटाइल बस एक रिलेटिव टर्म है कि आप 99% बच्चों से आगे हो, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस, डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, जिसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों यूनिट कट जाती हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, है ना, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, ये रिलेटिव डेंसिटी के ही अब आगे दो कंपोनेंट हैं। रिलेटिव डेंसिटी जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी अगर हम सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम पुकारते हैं, उसको हम पुकारते हैं प्यार से, एक बहुत ही प्यारा नाम दिया उसे हमने, उसको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे प्यार से आपको घर में मम्मी छोटू मोटू कुछ भी बुलाती होगी ना, वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी जो है आपकी सॉलिड और लिक्विड की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड या लिक्विड को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देते हैं, मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है सिंपली वही, ऊपर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो इधर आपका सब्सटेंस अभी क्या है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड या लिक्विड, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड। और हम सॉलिड और लिक्विड के केस में जो अपना रेफरेंस मानते हैं ना यार, जो हम सॉलिड और लिक्विड के केस में अपना रेफरेंस मानते हैं, वो क्या मानते हैं? वाटर को। तो हम मानते हैं वाटर को अपना रेफरेंस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ये हमारी रेफरेंस वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू आपको वैसे पता ही है कि 1 होती है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, ठीक है। तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। कभी पूछ लें अगर ऑप्शन में कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप बोल सकते हो नो यूनिट, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी है डेंसिटी नीचे भी, तो यूनिट कट जाती है। तो ये आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। और रेफरेंस क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड के केस में वाटर को हम रेफरेंस मानते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, गैसियस के केस में, गैसियस के केस में, गैस के केस में आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम, उसके लिए हम एक प्यारी सी टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है आपने सुना हुआ है। तो वेपर डेंसिटी अभी हम लिख के भी आते थे, 2 इंटू मोलर, 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपका मोलर मास होता है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी आपका बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए, सेम वही डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई किसी एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाय इधर जो हम रेफरेंस लिखते हैं, जैसे हम सॉलिड और लिक्विड के केस में रेफरेंस वाटर को लेते हैं, तो गैस के केस में हम रेफरेंस हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। किसको? हाइड्रोजन गैस को। तो डेंसिटी ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपने इसकी डेंसिटी मेजर की है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी डेंसिटी लिख दो, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वो आपकी वेपर डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है आपका वेपर डेंसिटी,
ठीक है। तो डेंसिटी आपका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के केस में उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से बोल देते हैं। इन तीनों कोई यूनिट नहीं होती उसकी, रिलेटिव क्योंकि टर्म है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिवाइड बाय, जो सॉलिड और लिक्विड के केस में रेफरेंस किसको मानते हैं, वाटर को, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। गैसेस के केस में वेपर डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, इधर हम रेफरेंस क्या मानते हैं, हाइड्रोजन गैस को, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, और डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, इधर से आप रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये मैं यूनिट इसको इरेज कर देता हूं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इधर से, देखो आपको पता है गैस, आइडल गैस इक्वेशन पता है, पीवी बराबर होता है एनआरटी के, पीवी बराबर होता है एनआरटी के, आपको पता है। नंबर ऑफ एन होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वेट डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, इनटू आरटी। अब आपको डेंसिटी पता है क्या होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, इधर से आप निकाल सकते हो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका बराबर आ जाएगा किसके, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका आ जाएगा पीएम बाय आरटी के बराबर, पीएम बाय आरटी के बराबर। देखो पीवी बराबर आया, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने वेट गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास लिख दिया इनटू आरटी। तो वेट डिवाइड वॉल्यूम को मैं इधर लेके आया, बाकी सब टर्म इधर ले गया, तो एम इधर आया, पी एम आर टी नीचे आया, तो डब्ल्यू बाय वी आपका आ गया पी एम बाय आर टी। और डब्ल्यू बाय वी ही तो आपका डेंसिटी होता है, वेट मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होता है। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, पीएम बाय आरटी, डेंसिटी ऑफ गैस पीएम बाय आरटी। तो बस इसको अगर देखना चाहो आप वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेंसिटी ऑफ गैस होती है आपकी पीएम बाय आरटी, डेंसिटी ऑफ गैस होती है आपकी पीएम बाय आरटी। अच्छा, तो देखो आपकी वेपर डेंसिटी फिर किसके बराबर हो जाएगी, वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगी डेंसिटी ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। मान लो डेंसिटी ऑफ गैस को मैं लिख रहा हूं पी मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइड बाय आरटी। ये मैंने डेंसिटी लिख दी आपकी गैस की, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखना है, तो पी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का टेंपरेचर एंड प्रेशर तो सेम ही है, तो इसलिए मैंने टेंपरेचर और प्रेशर को पी से डोनेट किया दोनों केस में। ऐसे लिखेंगे, वेपर डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मैंने लिखा, तो पी से पी कट गया, आरटी से आरटी कट गया, तो बचा क्या आपके पास, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो डेंसिटी, जाइए फॉर्मूला याद रख लो, जाइए याद रख लो, मतलब डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। या आप ये बोल सकते हो कि वेपर डेंसिटी बराबर, एक टर्म में और भी बोल सकते हो कि मास ऑफ ए गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए हाइड्रोजन। अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 2 होता है, तो इधर से आपका आ जाएगा, तो वेपर डेंसिटी आ गया मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, तो इधर से आपका आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी की। यही फॉर्मूला हमने दिखा था पहले, तो ये लो डिराइव भी हो गया, ये आपका डिराइव भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यार, जो भी छोटी मोटी चीजें थी वो भी हमने देख ली हैं। तो इसी के साथ आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नवी एनर्जी के साथ, एक नवे चैप्टर के साथ जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की डीपीपी लास्ट होगी इस मोल कंसेप्ट की, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक फुल एनर्जी के साथ वापस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।